सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर के जो टॉपिक चर्चा में बने रहते हैं, जिनको आप कहीं ना कहीं से पढ़ते होंगे, उन्हीं करंट अफेयर्स के टॉपिक से कुछ मैं एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर आपका कितना तैयार हो रहा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में है या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, अमेजन वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, अमेजन वनों का विस्तार 9 देशों में है। कथन 2, इसका दूसरा सर्वाधिक विस्तार पेरू में है। कथन 3, विश्व के आधे वर्षावन यही है। अब आपके पास ए बी सी डी के रूप में विकल्प हैं 4। पहला विकल्प कहता है कि सभी कथन सही है, बी विकल्प कहता है 1 और 3 सही है, सी कहता है 2 और 3 सही है और डी है कि केवल 1 सही है। आपको बताना है कथन 1, 2, 3 के रूप में जो आपको कथन दिए गए हैं, आप कितने कथनों का सही मानते हैं। अब एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। आंसर तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। तो अमेजन वनों का विस्तार 9 देशों में है, बिल्कुल सही है। अमेजन नदी बेसिन में जो वन पाए जाते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, जो कि वर्षा वन के रूप में जाने जाते हैं, इसका विस्तार 9 देशों में है। और इसका दूसरा सर्वाधिक विस्तार पेरू में है, बिल्कुल सही है। 11 से लेकर 13% तक विस्तार जो है कि पेरू में माना जाता है और सबसे अधिक जो विस्तार है वह ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा। ये भी बात सही है कि विश्व के आधे वर्षा वन यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो वर्षा वन है वह इक्वेटर के पास वाले एरिया में पाए जाते हैं। अगर आप इक्वेटर को देखेंगे तो इक्वेटर जो है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको दिखाई देगा, लेकिन सर्वाधिक वनों का विस्तार जो हुआ है इक्वेटर के पास, जिनको हम वर्षा वन के रूप में जानते हैं, यहीं पर हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चला कि सभी कथन सही हैं, इसलिए आपने भी आंसर ऑप्ट किया होगा ए। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वो भी अमेजन वनों से जुड़ा हुआ है। अमेजन वन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस विषय में निम्न कथनों पर विचार कर फिर से सही विकल्प का आपको चयन करना। कथन 1, 21% अमेजन वन समाप्त हो चुके हैं। दूसरा कथन, 17% अमेजन वन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके पास विकल्प है। ए विकल्प कहता है कि दोनों कथन सही हैं, बी कहता है दोनों गलत हैं, सी कहता है केवल 1 सही है, डी कहता है केवल 2 सही है। इजी प्रश्न है, आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। तो देखिए, पहला कथन है कि 21% अमेजन वन समाप्त हो चुके हैं। नहीं, 11% अमेजन वन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जो 11% अमेजन वन समाप्त हुए हैं उनका विस्तार देखा जाए तो कई देशों का पूरा जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह जो है कि 2.1 मिलियन जो है कि एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे में इसका 11% जो है कि नष्ट होना इस समय के लिए काफी बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। दूसरा कथन सही है कि 17% अमेजन वन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या पता चला, केवल कथन 2 सही है, इसलिए आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसकी है? कुछ नाम दिए गए हैं। पहला नाम बाल गंगाधर तिलक, बी डी सावरकर, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। यह जो किताब है इसमें यह कहा गया है कि जो 1857 का विद्रोह था वह जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, अर्थात अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का वो सबसे बड़ा पहला जो है कि विद्रोह था। इस पुस्तक को लिखा गया था बी डी सावरकर के द्वारा। तो इस तरह से जो आंसर है वह सही होगा बी। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, एमबी एक्सप्रेस पर हाल के समय में किस कारण से चर्चा में बना हुआ था? आपके पास विकल्प है, ताउते चक्रवात में
ताउते चक्रवात में डूब जाने के कारण, बी है कोलंबो पोर्ट पर आग लग जाने के कारण, सी है फारस की खाड़ी में तेल रिसाव के कारण, और डी है बंगाल की खाड़ी में जासूसी करते हुए पकड़े जाने पर। अब आपको बताना है कि एमबी एक्सप्रेस पर हाल के समय में किस वजह से चर्चा में बना हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी है। कोलंबो जो पोर्ट है वहां पर एक जो है कि जहाज जा रहा था जिस पर कंटेनर लदे हुए थे, इसमें था कुछ केमिकल और साथ ही साथ फ्यूल था, इसमें आग लग गई थी और उस आग के लगने की वजह से कंटेनर कुछ गिरने लगे समुद्र में, तेल रिसाव की घटना हुई। तो इस तरह से बी विकल्प सही है। ताउते जो चक्रवात में जो जहाज डूबा था उसका नाम एमबी एक्सप्रेस पर्ल नहीं था, कुछ दूसरा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है WHO बायो हब इनिशिएटिव के तहत पहला बायो हब प्रयोगशाला कहां प्रारंभ की गई। पहला विकल्प है आपके पास फ्रांस, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है मोनाको और डी है एंडोरा। आई होप आपके लिए इजी प्रश्न होगा क्योंकि काफ़ी चर्चा में अभी भी बना हुआ है और आपने डिसाइड भी कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। तो दरअसल ये बायो हब इनिशिएटिव क्या है, एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, जिन पर हम कई तरह के टेस्ट करते हैं, कई तरह के परीक्षण करते हैं, तो ये जितने भी लैब हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हों, कैसे वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लैब में पहुंचाया जाए, कैसे सभी लैब तक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उनकी जो है कि सुरक्षा के मानक क्या हो, इसके लिए बायो हब इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। और पहला बायो हब इनिशिएटिव कहां खोला गया, स्विट्जरलैंड में खोला गया। अगला जो प्रश्न है वो भी WHO के विषय में ही जुड़ा हुआ है। WHO के विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। बी विकल्प कहता है WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। सी कहता है इसका पैतृक संगठन विश्व बैंक है। डी कहता है यह यूनाइटेड नेशन की एक आनुषंगिक इकाई है। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। तो इसके बाद सही बात है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO के सदस्य देशों की जो संख्या है 194 है। इसका जो पैतृक संगठन है वह इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि विश्व बैंक है। विश्व बैंक नहीं है, वह है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। तो ध्यान दीजिएगा, WHO का जो पैतृक संगठन है वो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। इस तरह से सी विकल्प क्या हो गया, असत्य हो गया। ये सही बात है, यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक आनुषंगिक इकाई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेट जीरो बाय 2050 नामक रोड मैप किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपके पास विकल्प है IEA, दूसरा यूनेप, तीसरा है UNFCCC और डी है WTO के द्वारा। नेट जीरो बाय 2050 जो रोड मैप है इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आपके लिए भी इजी होगा, कठिन नहीं होगा। इसको जो है कि इसका जो सही आंसर है ये है, अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी जो है एजेंसी के द्वारा नेट जीरो बाय 2050 नामक रोड में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी देशों से कहा जा रहा है कि जो भी आप नेट उत्सर्जन ग्रीन हाउस का करते हैं उसको 2050 तक आप क्या करते हैं, शून्य कर दें। नेट जो है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन का मतलब है कि जितना ग्रीन हाउस का उत्सर्जन आप कर रहे हैं, आपके देश में इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि जितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा उसको एब्जॉर्ब करने की टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो फॉरेस्ट के रूप में हो, एल्गी के रूप में हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी के रूप में हो। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है UNFCCC के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर आपको विकल्प का चयन करना है। पहला कथन, यह जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन है। दूसरा कथन, प्रथम COP का आयोजन 1995 अर्थात 1995 में बर्लिन में हुआ था। अब आपको बताना है दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। इजी प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर है कि दोनों कथन सही है। जलवायु परिवर्तन पर सही बात है कि जो आपका रियो सम्मेलन हुआ था, उसी रियो सम्मेलन के बाद UNFCCC की स्थापना की गई और इस तरह से एक प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन है जो क्लाइमेट चेंज के इश्यू को डील करने का प्रयास करता है। इसी के तहत क्या हुआ, COP का मतलब है जो UNFCCC के जो पार्टी हैं, जो सदस्य देश हैं, उनकी जो बैठक
बैठक होती है उसको COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। तो इसका जो प्रथम आयोजन हुआ था 1995 में बर्लिन में हुआ था। इस तरह से क्या पता चला, दोनों कथन सही हैं, आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने 2050 तक नेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शून्य करने की घोषणा नहीं की है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस देश ने 2050 तक नेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शून्य करने की घोषणा नहीं की है? पहला विकल्प है जापान, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है यूरोपीय संघ और चौथा है एंडोरा। इसमें से कोई ऐसा देश है जिसने ऐसा करने की घोषणा नहीं की है? तो देखिए, जापान भी कर चुका है, न्यूजीलैंड भी कर चुका है, यूरोपीय संघ भी कर चुका है। एंडोरा किस जो है कि आपने देखा होगा, जो पिरेनीज की पहाड़ी वाला क्षेत्र, वहाँ पे एक छोटा सा देश है एंडोरा। एंडोरा इस तरह से अपने तरफ से कोई घोषणा नहीं की है। तो इस तरह से आपको चुनना था जो है कि जो शामिल नहीं है इसमें, वो होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से सर्वाधिक मृत्यु निम्न में से किस देश में होती है? आपके पास विकल्प हैं भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस और वनुआतु। इसमें से कोई एक ऐसा देश है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से सर्वाधिक जो है कि डेथ होती है। आई होप आपके लिए इजी प्रश्न होगा, इस पर तो आप बहुत दिनों से खबरें पढ़ ही रहे हैं। तो वह देश है बांग्लादेश, और यहाँ पर जितनी डेथ्स होती हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से, उसका 40% सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आई होप आप इसको क्लियर कर पाए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की वजह से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? पहला है ओडिशा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है जो है कि आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। ABCD के रूप में विकल्प दिए हैं, अब आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए, मैं तब तक इसकी व्याख्या करता हूं। तो देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं तो आपको पता है वो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो जब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं तो जो कोस्टल एरिया उनके सामने आते हैं उनको क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ओडिशा। सबसे ज्यादा ओडिशा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। इस तरह से आपका पास जो विकल्प होगा वह होगा जो है कि सबसे पहले ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बी विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न चक्रवातों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन से चक्रवात का संबंध अरब सागर से है? पहला है मेकानु, दूसरा है वायु, तीसरा है निसर्ग, चौथा है ताउते। ए विकल्प कहता है सभी, बी विकल्प कहता है 2, 3, 4, सी कहता है 3 और 4 और डी कहता है केवल 4। अब आपको बताना है कि कौन से चक्रवात का संबंध अरब सागर से है। ये जो जितने चक्रवात हैं काफ़ी फेमस रहे हैं। तो अगर अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसका जो आंसर है वो सभी है, अर्थात जो मेकानु है जो कि 2018 में अरब सागर में आया था, 2019 में वायु आया, 2020 में निसर्ग आया और 2021 में अभी आपने देखा ताउते आया। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी विकल्प क्या हैं, इसके सही हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ICMR ने हाल ही में किस बीमारी के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट विकसित किया है? विकल्प है डेंगू, दूसरा है जापानी बुखार, तीसरा है मंकी फीवर, डी है स्वाइन फ्लू। इजी प्रश्न है क्योंकि काफ़ी जो है कि चर्चा में बना हुआ था, मैंने भी इस पर काफ़ी डिटेल में बात किया था कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट क्या होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका मंकी फीवर। तो ये जो इसको क्यासनूर जो है कि डिजीज भी बोला जाता है। तो जो कर्नाटका का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, तो कर्नाटक का जो फॉरेस्ट वाला क्यासनूर वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है कि एक बीमारी है जो कि मुख्यतः पहले बंदरों में होती है, बंदरों से होते हुए वो इंसानों तक पहुंचती है और इंसानों को उससे काफ़ी दिक्कत होती है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, कई की संख्या मृत्यु हो जाती है। तो अब इसी के लिए क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट विकसित किया। इसका मतलब जैसे आपने देखा ना कि जो कोविड का आपका रैपिड टेस्ट होता है तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है, तो इसी तरह से जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होते हैं हर बीमारी के लिए विकसित किए जाते हैं। और इसका किसका, अभी मंकी फीवर को, जो क्यासनूर फॉरेस्ट को ही मंकी फीवर भी बोला जाता है, क्योंकि मंकियों में होता है जो है कि मंकी मरते हैं, उसके बाद जो है कि इंसानों तक भी ये पहुंच जाता है। अगला प्रश्न जो है, एलो फंगस के संक्रमण सामान्यतः किस प्रकार के जीवों में देखे जाते हैं?
पहला है पक्षी, दूसरा है पानी के सांप, तीसरा है रेप्टाइल और चौथा है जंगली मक्खी। इजी प्रश्न है, तो अगर आपको पता है कि इस पर हम लोगों ने बात की थी, तो जो गिरगिट होते हैं, जो छिपकली होते हैं, जो कि रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर येलो फंगस के केसेस देखे जाते हैं, सामान्यतः इंसानों में नहीं देखे जाते। तो आंसर होगा सी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है मुख्यतः किस भूकंपीय जोन में आता है? जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। आपके पास विकल्प है। तो आपको पता है कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, वो सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, और सर्वाधिक संवेदनशील जो एरियाज हैं उनको रखा जाता है जोन 5 में। तो आंसर होगा ए। अगला जो प्रश्न है वो मैकमोहन रेखा से जुड़ा हुआ है। मैकमोहन रेखा के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। दूसरा, यह 1914 के शिमला समझौते में तय की गई थी। तीसरा, यह पूर्वी भूटान से पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक है। डी, चीन इस रेखा को उत्तराखंड तक मानता है। अब आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इजी प्रश्न है। मैकमोहन रेखा तो अब ऐसे भी आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से हम लोगों को ही पढ़ाया जाता है। तो इसका जो असत्य कथन है वो डी है। चीन दरअसल इस रेखा को स्वीकार ही नहीं करता, उत्तराखंड की तो बात ही नहीं है। वह ये कहता है कि यह जो पूर्वी भूटान से लेकर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक 890 किलोमीटर की रेखा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो समझौता हुआ था, वो जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें चाइना आया तो था लेकिन सिग्नेचर नहीं किए, वो जो है कि इससे बाहर हो गया था। तो खैर, इसका जो असत्य कथन है वो कौन सा है कि डी जो है कि इसका असत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के प्रमुख कौन होते हैं? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी के रूप में आप किस विकल्प का चयन करेंगे। इजी प्रश्न है, चूंकि अभी साइबर अटैक की घटना हम लोग के यहाँ हुई थी, उसके वजह से चर्चा में बना हुआ था। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं वो इसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। उन्हीं के पास जिम्मेदारी होती है कि जो साइबर अटैक हो रहे हैं उनको कैसे जो है कि मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है कि मौसम उपग्रह नहीं है? आपको बताना है कल्पना 1, इनसेट 3A, इनसेट 3D, IRS-1 भी। इजी प्रश्न है ये भी, चूंकि मौसम संबंधी उपग्रह तो जब भी कोई साइक्लोन वगैरह आता है तो चर्चा में आ जाता है, तो इजी है। और IRS जो 1B है यह इससे संबंधित नहीं है। कल्पना 1, इनसेट 3A, इनसेट 3D के माध्यम से क्या करते हैं? मौसम संबंधी सूचना हम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, COP26 का आयोजन कहाँ पे होगा? अभी ये काफी चर्चा में बना हुआ है। आपके पास है ग्लासगो, बर्लिन, न्यूयॉर्क और केंटुकी। तो इजी प्रश्न है ये भी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इजी है इसलिए। तो अब इसका जो सही आंसर है वो है ग्लासगो, है ना। आप मुझे बता सकते हैं ग्लासगो आखिर कहाँ पे है? तो COP26 का पहले भी जो है कि आयोजन 2020 में होने वाला था, नहीं हुआ, कोविड के कारण टल गया, लेकिन फिर से अब ग्लासगो में ही प्रस्तावित है और इसकी वजह से ही चर्चा में बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अब इसको मैं नहीं कहूँगा इजी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपके पास विकल्प है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आई होप आप इजी है। तो अब देखिए, जो बी विकल्प है कि तीसरा है, आपको पता है चाइना और अमेरिका के बाद जो है कि भारत के द्वारा सर्वाधिक गैस का उत्सर्जन किया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि प्रति व्यक्ति सर्वाधिक नहीं किया जाता, चूँकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके वजह से जो है कि टोटल जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है उसमें हम तीसरे क्रम पर आ जाते हैं। आई होप आपने प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।